तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे, हम ये सीरीज चल रही थी हमारी पर्यावरण और उससे संबंधित जो टॉपिक्स थे उनके बारे में, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन और उनके प्रभाव। इसके अंदर हम पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण, प्रदूषक और प्रदूषक के प्रकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक संरचना जिससे पृथ्वी चारों ओर से घिरी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहेंगे? वो प्राकृतिक संरचना जिससे क्या होती है? पृथ्वी चारों ओर से घिरी रहती है, उसे पर्यावरण कहते हैं। और प्राकृतिक प्रभाव का वह समूह जो अपने भौतिक और जैविक शक्तियों से जीव की उत्पत्ति, विकास और मृत्यु, इन तीनों को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रभाव का वह समूह जो क्या करता है? अपने भौतिक और जैविक शक्तियों से जीव की उत्पत्ति, विकास और मृत्यु, इन सब को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। फिर बात करेंगे प्रदूषण किसे कहेंगे? पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन। क्या क्या? भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन, उनकी या फिर उनकी संरचना में अवांछित जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो ने देख लिया, भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन या संरचना में होने वाला अवांछित परिवर्तन ही क्या कहता है? प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, संसाधनों की शुद्धता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसकी उपयोगिता को नष्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसकी उपयोगिता को नष्ट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। पर्यावरण में ऐसे पदार्थों का अधिक या कम मात्रा में मिलना जिनके कारण क्या पर्यावरण जीवों के लिए अनुपयोगी हो जाता है, पर्यावरण में रहने लायक वह नहीं रह पाते, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। अब प्रदूषण किसकी वजह से होता है? प्रदूषकों की वजह से। तो प्रदूषक किससे कहेंगे? तो वो पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। प्रदूषक क्या होते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। फिर बात करें मानव जनित कारणों से, मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले जो रासायनिक और अन्य पदार्थ है, जो अधिक मात्रा में पर्यावरण में इकट्ठा होने पर प्रकृति के जो स्वाभाविक संतुलन है उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित कारणों की वजह से उत्पन्न होने वाले वो रासायनिक और अन्य पदार्थ, क्या रासायनिक और अन्य पदार्थ जो क्या अधिक मात्रा में पर्यावरण में इकट्ठा होने पर प्रकृति के स्वाभाविक संतुलन में व्यवधान पैदा करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। फिर बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषक के प्रकार की बात करें तो प्रदूषकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अर्थात प्रदूषकों को जब वर्गीकृत किया जाता है तो कितने भागों में बांटेंगे? तो पहले तो अपघटक के आधार पे, फिर निर्माण के आधार पे, फिर गुणों के आधार पे, तीन आधारों पे इसको बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो अपघटन के आधार पे, एक निर्माण के आधार पे, एक गुण के आधार पे। सबसे पहले अपघटन के आधार पे यदि प्रदूषकों को बांटे तो अपघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो हम तो एक तो जैव निम्नीकरणीय होता है और एक अजैव निम्नीकरणीय, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर हम देखें तो पहला आता हमारा कौन सा? जैव निम्नीकरणीय। वे प्रदूषक या पदार्थ जिनका सामान्यतः सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। क्या? सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय में वे प्रदूषक या पदार्थ जिनका अपघटन पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं किया जाता या फिर आंशिक रूप से किया जाता है। तो वापस ऊपर वाला देखते हैं, परंतु इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये प्रदूषक का कारण बनते हैं, लेकिन इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होते हैं? ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे कि हमारे रसोई का कचरा एक लिमिट तक तो प्रदूषण नहीं करता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे कि हमारा कागज है, कपड़े हैं, पादपों के अपशिष्ट पदार्थ, सीवरेज, ये सभी मिलके क्या करते हैं? प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन ये एक लिमिट तक होते हैं तब प्रदूषण का कारण नहीं बनते, लेकिन लिमिट से ऊपर जाने के बाद ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। फिर आते हैं हमारे अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। मतलब ये एक बार पर्यावरण में जब प्रवेश कर लेते हैं तो लंबे समय तक बने रहते हैं। क्या? लंबे समय तक बने रहेंगे। जैसे हमारे कीटनाशक, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय पदार्थ, धातुओं के अपशिष्ट, अपमार्जक, ये सब क्या होते हैं? एक बार जब पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं तो लंबे समय तक उसमें बने रहते हैं, जैसे हमारे अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो हमने देख लिया। अब दूसरा आता है हमारे निर्माण के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। निर्माण के आधार पर प्रदूषक दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे?
एक तो हमारा होता है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरे होते हैं हमारे द्वितीयक प्रदूषक। हमारे प्राथमिक प्रदूषक किसे कहेंगे? तो वो वायु प्रदूषक जो किसी प्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं। जो क्या होते हैं? किसी प्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं, और ये प्रदूषक जिस रूप में उत्पन्न होंगे उसी रूप में प्रदूषण का कारण बनेंगे। ये प्रदूषक क्या होते हैं? जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, उन धुआं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पारा है, कणीय पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डीडीटी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? जिस रूप में उत्पन्न होती है उसी रूप में प्रदूषण का कारण बनती है। फिर आते हैं हमारे दूसरे द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषकों की बात करें तो वे प्रदूषक जिनका निर्माण पर्यावरण में होता है, उन्हीं का कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो वो प्रदूषक जिनका निर्माण कहाँ होता है? पर्यावरण में होता है। जब दो या दो से अधिक हमारे प्राथमिक प्रदूषक रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक हमारे प्राथमिक प्रदूषक क्या करते हैं? रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे हमारा स्मोग बनता है, अम्लीय वर्षा, ओजोन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पीएन, ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं? हमारे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगी। जैसे कि हमारे स्मोक होता है, स्मोक किससे मिलकर बना होता है? स्मोक और फोग। क्या क्या? धुआं और कोहरा होता है ना, जो स्मोक और फोग, इन दोनों से मिलकर हमारे स्मोक बनता है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में ज़्यादा घातक होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, इनकी तुलना में ज़्यादा घातक होते हैं। अब बात करें, हमने स्मोक की बात कर ली, तो स्मोक को भी देख लेते हैं। स्मोक हमारे दो तरह के होते हैं। स्मोक के प्रकार देखिए, तो स्मोक दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है, और एक होता है हमारा लंदन स्मोक। जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको लॉस एंजल्स स्मोक, समर स्मोक, क्या क्या? लॉस एंजल्स स्मोक, समर स्मोक, और रेड ब्राउन स्मोक, इस नाम से भी जाना जाता है। स्मोक कैसे बनता है ये वाला? तो इस स्मोक बनने की इस प्रक्रिया में हमारे पास धुआं होना चाहिए, कोहरा होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। पांचों चीजें होगी तब जाके ये हमारे बनता है, स्मोक बनता है। ये सभी क्या है? आपस में उच्च ताप और पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, और एक लाल भूरे रंग का स्मोक बनाते हैं। क्या करते हैं? लाल भूरे रंग का स्मोक बनाते हैं। अब इसमें फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। PAN का मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो हमने जो बात की उसको वापस से देख लेते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए। सबसे पहले NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए, स्मोक होना चाहिए, फोग होना चाहिए। ये पांचों चीजें मिलती है उच्च ताप पर और अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में। फिर बनाती PN। PN का मतलब होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाती, ओजोन गैस बनाती, और रेड ब्राउन स्मोक बनाती है, जो क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है, जिससे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर पैन का मतलब होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैन का मतलब क्या होता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की अभिक्रिया उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो PAN का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? PAN का निर्माण होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का निर्माण होता है। मतलब NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन, और जो हमारे प्रकाश है, तो ये क्या करते हैं? उच्च ताप और अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो PAN बनता है। PAN मतलब परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। फिर बात करें दूसरा स्मोक, तो दूसरा स्मोक हमारा कौन सा? लंदन स्मोक। लंदन स्मोक को और किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे सल्फर स्मोक, क्लासिकल स्मोक, और विंटर स्मोक। तो पहला वाला जो हमारा था उसको समर स्मोक कहते थे, ये हमारा कौन सा? विंटर स्मोक है। तो स्मोक बनने की इस प्रक्रिया में कोयले का धुआं, सल्फर ऑक्साइड, कोहरा क्या कम तापमान में आपस में अभिक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? कम तापमान में आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनाते हैं। क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लंदन स्मोक। जो सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प होती है यह बहुत ही खतरनाक होती है। इसी वजह से 1952 में लंदन में क्या हुआ? 1952 में लगभग 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसी लंदन स्मोक, इसलिए इसको लंदन स्मोक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जो हमारा कोल स्मोक है, और फोग, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों आपस में मिलते हैं निम्न ताप की उपस्थिति में, तो फिर क्या होता है? H2SO4 की वाष्प बनती है।
क्या होती है, H2SO4 की वाष्प बनती है जो बहुत ही जहरीली होती है। इसकी वजह से लंदन में 1952 में 4000 लोगों के आसपास मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं हम गुणों के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। गुणों के आधार पर यदि हम प्रदूषक के प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के होंगे, एक तो मात्रात्मक प्रदूषक और एक होता है हमारे गुणात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक किसे कहेंगे और गुणात्मक किसे कहेंगे वो देखें। तो मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं वे प्रदूषक या वो पदार्थ जो सामान्यतः क्या होते हैं, पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, लेकिन वह प्रदूषक तब बनते हैं जब इनकी मात्रा या सांद्रता एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाए। क्या होती है, एक निश्चित सीमा से जब ज़्यादा हो जाती है इनकी मात्रा या सांद्रता, तब वो प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे हमारी प्रकृति में उपस्थित होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी हमारी प्रकृति में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। लेकिन यदि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तब जाके प्रदूषण का कारण बनते हैं। सांद्रता बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन जाती है। क्या सांद्रता बढ़ जाए तो हमारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन जाती है। दूसरे प्रदूषक होते हैं हमारे गुणात्मक प्रदूषक। कौन से गुणात्मक प्रदूषक, तो वे पदार्थ जो पर्यावरण में पाए नहीं जाते लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। पर्यावरण में तो वो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन क्या मानवीय गतिविधियों की वजह से वो पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं तथा इनकी छोटी मात्रा अर्थात सूक्ष्म मात्रा भी क्या करती है, प्रदूषण का कारण बन जाती है। जैसे हमारे कीटनाशी होते हैं, कवकनाशी, शाकनाशी, ये सब क्या है, प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और इस वजह से क्या है, ये जो हमारे खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला, इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो हमने प्रदूषकों के बारे में देखा। अब हम दो प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, एक तो वायु प्रदूषण, दूसरा हमारा जल प्रदूषण। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं। वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या होगी, वायु के भौतिक, रासायनिक, जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप यही परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा क्या है, वायु के भौतिक, रासायनिक, जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाएगा। WHO के अनुसार देखें तो वायु प्रदूषण वह परिस्थिति होती है, क्या होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण वह परिस्थिति होती है जिसमें वायु में ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो जीवों तथा पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो, उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो WHO के अनुसार वायु प्रदूषण क्या होता है, वह परिस्थिति होती है जिसमें वायु में ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो जीवों और पर्यावरण दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। WHO मतलब हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम WHO कहेंगे, ये ऐसा मानता है। बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण क्यों होता है, वायु प्रदूषण के क्या कारण है। पहला कारण तो हमारा यातायात है। यातायात को जो धुआं निकलता है वह, फिर औद्योगिकरण से हमें धुआं निकलता है, उद्योगों से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है। जो हमारा तापीय ऊर्जा संयंत्र है, हमारा जो पावर्स जनरेशन के लिए हम तापीय ऊर्जा संयंत्र में कोयले का उपयोग करते हैं, तो उनसे निर्माण कार्य होते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है और वनों की कटाई, इनकी वजह से हमारे क्या हो रहा है, बहुत सारा वायु प्रदूषण हो रहा है। अब बात करें वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव की। हम जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो हम 7 चीज़ों को देखते हैं वायु में। एक तो PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पिल कार्बनिक यौगिक जिसको VOC कहते हैं, और सीसा। इन 7 चीज़ों का अध्ययन करते हैं जब भी वायु प्रदूषण की बात करते हैं। पहले आता है PM2.5। PM2.5, इसमें PM शब्द है, इसका मतलब होता है कणीय पदार्थ या पर्टिकुलेट मैटर। PM का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर या कणीय पदार्थ होता है। अब PM2.5 में 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे कम आकार के कण होते हैं। कितने, 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के कण होते हैं। जो हमारा CPCB है, मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इनके अनुसार PM2.5 मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अर्थात यदि सांस के साथ अंदर चले जाते हैं तो मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर आता हमारा PM10। PM10 मतलब, PM का मतलब वही पार्टिकुलेट मैटर्स, तो इसमें 10 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के कण होते हैं। क्या होते हैं, 10 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के कण होते हैं। तो PM10 क्या करते हैं, श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। PM10 क्या करते हैं, श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे सिलिकोसिस है, एलर्जी है, कैंसर है। तो PM10 की वजह से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे हमारे सिलिकोसिस, जो हमारे स्टोन क्रशर वाले जो उद्योग होते हैं, जिसमें हमारे स्टोन को क्रशर करते हैं, मार्बल उद्योग होते हैं, तो उनके अंदर जो काम करते हैं
उनके PM10 वाले रोग हो सकते हैं, जैसे हमारे एलर्जी है, कैंसर है, सिलिकोसिस है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब PM की बात करें तो PM ठोस और द्रव दोनों से मिलकर बने हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, ये ठोस और द्रव दोनों चीज़ों से मिलकर बने हो सकते हैं, और इनकी रासायनिक संरचना उस स्रोत पर निर्भर करती है जिससे ये बने होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तीसरा तत्व है जिनकी हम अध्ययन करते हैं प्रदूषण के अंदर, वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड? एक जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः वाहन और उद्योगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वाहनों और उद्योगों के द्वारा हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में शामिल होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो क्या होती है? अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? स्थायी प्रकृति की होती है, अर्थात हमारे शरीर से एक बार प्रवेश करने के बाद आसानी से जाती नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर लंबे समय तक आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी और इस शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो आप दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। जैसे हम शुरुआती दिनों के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे कि अंगीठी जलाकर कमरे के अंदर नहीं सोना चाहिए, बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, या फिर जो हमारे पेड़ घने पेड़ होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दम घुट सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे प्रदूषकों में से एक मुख्य गैस है। फिर आता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन मुख्यतः किससे होता है? कोयले के जलने से। जैसे तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, स्मेल्टर उद्योग होते हैं, तेल रिफाइनरियाँ होती हैं, इनसे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। किससे? श्वसन तंत्र के जो रोग होते हैं ना, इनसे बहुत सारे रोग होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पादपों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? यदि वातावरण में बहुत ज़्यादा ये उत्सर्जित हो जाता है तो इससे क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां भी पीली पड़ सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक और अम्लीय वर्षा के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक और अम्लीय वर्षा के निर्माण में सहायता करते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के संकेतक होते हैं, अर्थात जहाँ पे लाइकेन होंगे वहाँ सल्फर की अशुद्धियाँ नहीं होगी, जहाँ सल्फर की अशुद्धियाँ होंगी वहाँ लाइकेन नहीं होंगे। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन हमारे शैवाल और कवक, इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन, जिसमें शैवाल कवक को पोषण देते हैं और कवक शैवाल को क्या करते हैं? रहने के लिए जगह देते हैं, और इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। अगली गैस की बात करें तो अगली गैस आती है हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः वाहनों में जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होता है। जो हमारे जीवाश्म ईंधन, जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये क्या होते हैं? हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। कोयला भी होता है इसके अंदर। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक, अम्लीय वर्षा दोनों के निर्माण में सहायता करते हैं। किसके? हमारा फोटोकेमिकल स्मोक और जो अम्लीय वर्षा होते हैं दोनों के निर्माण में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उन रोगों के बारे में हम जल्दी ही देखेंगे। फिर आते हैं हमारे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको VOC कहते हैं। क्या? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको VOC भी कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके बारे में बात करें तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कार्बनिक रसायन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक रसायन होते हैं जो सामान्य तापमान पर वाष्पशील अवस्था में पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं? सामान्य तापमान पर वाष्पशील अवस्था में पाए जाते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं? हमारे परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, ग्लू, एयर फ्रेशनर्स, कीट प्रतिकर्षक, लकड़ी संरक्षक, ये सब क्या होते हैं? हमारे इसके उदाहरण है VOC के। फिर हम क्या करते हैं? लेड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान हमारे लेड का भी होता है। लेड मतलब सीसा। सीसा क्या? हमारे जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लेड बैटरी, पेंट, हेयर डाई स्प्रे, इन सब के अंदर हमारे लेड होता है, अर्थात सीसा होता है। और सीसी की वजह से हमारे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कई बार तो कैंसर भी हो जाता है। शीशे की विषाक्तता हो जाती है जब, जैसे प्लबिज्म कहते हैं। यदि शरीर में शीशे की अधिकता हो जाती है, ऐसे कई उद्योग होते हैं जिनमें लगातार जिनके संपर्क में रहता है व्यक्ति, तो शरीर में शीशे की मात्रा बढ़ने लगती है। इसे हम अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लबिज्म कहते हैं। अब प्लबिज्म क्या होता है? एक तरह का लकवा होता है। शरीर काम करना बंद कर देता है, या शरीर का कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, इसे हम लकवा या प्लबिज्म कहते हैं। फिर आगे बात करें वायु प्रदूषकों से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। रोगों की बात करें तो एक रोग आता है न्यूमोकोनियोसिस रोग। न्यूमोकोनियोसिस रोग किस वजह से होता है?
वायुमंडल में उड़ने वाली जो सामान्य धूल होती है, उस धूल की वजह से हमारे एक रोग हो सकता है जिसे न्यूमोकोनियोसिस रोग कहते हैं। एक आता है बिसिनोसिस रोग। तो बिसिनोसिस रोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग में जो धूल उड़ती है, कपड़े के रेशे होते हैं, कपास के रेशे होते हैं जो उड़ते रहते हैं, सांस के साथ ये रेशे क्या हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और ये हमें रोग होता है बिसिनोसिस रोग। बात करें इसकी तो बिसिनोसिस रोग के अन्य नाम क्या क्या है हमारे? एक तो लंग फाइब्रोसिस और मंडे फीवर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग फाइब्रोसिस या फिर मंडे फीवर भी इसको कह सकते हैं। अगला रोग हमारा एंथ्राकोसिस रोग। एंथ्राकोसिस रोग की बात करें तो कोयले के धुएं से होने वाला रोग है। जो हमारी ग्रामीण महिलाएं होती है जो कोयले या चूल्हे के पास खाना बनाती हैं, उनको ये रोग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कौन सा? एंथ्राकोसिस रोग, जो कोयले के धुएं से होने वाला रोग है। अगला रोग हमारा एस्बेस्टोसिस रोग। एस्बेस्टोसिस रोग किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टस की धूल की वजह से होता है। अगर ऐसे उद्योगों में आप लगातार संपर्क में रहते हैं तो आपके रोग हो सकता है। अगला रोग है हमारा सिडेरोसिस रोग। तो सिडेरोसिस रोग लोहा उद्योग में उड़ने वाली धूल की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपको यदि लोहे के अयस्कों के बारे में पता हो तो लोहे के कुछ अयस्क होते हैं जैसे हमारे सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो सिडेराइट मतलब लोहे का अयस्क होता है जिसमें क्या धूल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो उसकी वजह से हमारा रोग हो सकता है सिडेरोसिस रोग। फिर आता है हमारे सिलिकोसिस रोग। सिलिकोसिस रोग की बात करें तो सिलिकोसिस खनन क्षेत्र, स्टोन क्रेशर के आसपास उड़ने वाली जो धूल होती है ना, उसकी वजह से रोग होता है हमारे। कौन सा? सिलिकोसिस रोग। और राजस्थान सरकार के द्वारा सिलिकोसिस रोग को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं बनाई गई हैं। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हम क्या करेंगे? एक तो उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसको नियंत्रित करके वायु प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? यातायात वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को दूर करके। तो सबसे पहले उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होने वाले जो वायु प्रदूषण है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? तो उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है तो वो दो तरह से निकलता है। एक तो हमारा कणीय प्रदूषक होता है, एक हमारा गैसीय प्रदूषक होता है। क्या क्या है? कणीय प्रदूषक मतलब सॉलिड पोल्यूटेंट, एक तो हमारा गैसियस पोल्यूटेंट या गैसीय प्रदूषक। तो कणीय प्रदूषक की बात करें जिसको सॉलिड पोल्यूटेंट कहते हैं, तो कणीय प्रदूषकों को हटाने के लिए दो उपकरणों या युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक तो अरेस्टर होता है और एक स्क्रबर होता है। क्या क्या? एक तो अरेस्टर होता है और एक स्क्रबर होता है। अरेस्टर का मतलब होता है प्रगाही, और जो हमारे स्क्रबर होता है इसका मतलब होता है हमारे मार्जक। पहला आता है हमारा अरेस्टर या प्रगाही। प्रग्राही की बात करें तो प्रग्राही का उपयोग प्रदूषित वायु या धुआं से ठोस प्रदूषकों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रग्राही का उपयोग किस में करते हैं? हम धुएं से ठोस प्रदूषकों को अलग करने के लिए उपयोग करेंगे। अब प्रग्राही भी दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा चक्रवाती होता है, ये चक्रवाची नहीं है, चक्रवाती है। जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। तो साइक्लोनिक सेपरेटर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इन दो तरीके से हम क्या करते हैं? धुएं से ठोस कणों को अलग अलग कर सकते हैं। पहला आता हमारा कौन सा? चक्रवाती पृथक कारक या साइक्लोनिक सेपरेटर। तो किसी भी उद्योग से क्या करते हैं? निकलने वाला जो धुआं होता है, किसी भी उद्योग से निकलने वाले धुएं से बड़े आकार के जो ठोस प्रदूषक होते हैं या फिर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो हम चक्रवाती पृथक कारक तकनीक की सहायता से उन प्रदूषित वायु को साफ कर सकते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं। किसी भी उद्योग से निकलने वाले धुएं में यदि बड़े आकार के ठोस प्रदूषक होते हैं या फिर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम होती है नमी की मात्रा, तो हम क्या करते हैं? चक्रवाती पृथक कारक तकनीक की वजह से हम क्या कर सकते हैं? उस वायु को साफ कर सकते हैं। जो चक्रवाती पृथक कारक है, इस तकनीक में किसी भी प्रकार के फिल्टर का उपयोग नहीं करते। तो इस पृथक कारक में क्या है? किसी भी प्रकार के फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता। चक्रवाती पृथक कारक तकनीक अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर धुएं में उपस्थित अत्यधिक जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको विद्युत आवेश के नियम के आधार पर पृथक करने का काम करता है। किस नियम के आधार पर? विद्युत आवेश के नियम के आधार पर क्या करता है? पृथक करने का कार्य करता है। तथा इन्हें विभिन्न आवेशित प्लेटों पर इकट्ठा भी करता है। क्या करता है? विभिन्न आवेशित प्लेटों पर इकट्ठा करता है। तो हमने ये प्रेसिपिटेटर तो देख लिया। अब बात करेंगे स्क्रबर या मार्जक। ये हम पढ़ रहे हैं उद्योगों से निकलने वाले जो धुआं होता है, ये प्रदूषक होते हैं, उनको दूर करने के तरीके कौन कौन से। दूसरा तरीका हमारा अपमार्जक है, वो मार्जक है जिसको स्क्रबर कहते हैं। तो बात करें इसकी, तो मार्जक क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला उपकरण होता है।
जो उद्योगों से निकलने वाले धुएं में से ठोस कणों और गैसों इनको हटाता है। किसको? ठोस कणों और गैसों को हटाता है। मार्जक में धुएं के चूने के जो जलयुक्त फुहारे होते हैं उनसे गुजारा जाता है। मार्जक में क्या, धुएं के जो धुएं को क्या करते हैं, चूने के जलयुक्त फुहारों से होकर गुजारा जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड है, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, इनके साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट इनके साथ क्रिया करता है और कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। और जो हमारा प्रदूषक है वो साफ हो जाता है। तीसरा हमारा गैसीय प्रदूषक, दूसरा हमारा गैसीय प्रदूषक आता है। क्या आता है? गैसीय प्रदूषक। तो गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए दहन, अवशोषण और अधिशोषण, इन तकनीकों का उपयोग करके इनको साफ कर सकते हैं। अब ये तो हमने उद्योगों के से जो प्रदूषक निकलते हैं उनको सही करने के तरीके देखे। अब यातायात वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण को दूर करने के क्या तरीके? दो तरीके अपनाए गए। एक तो हमारे कैटेलिक कन्वर्टर होते हैं, एक होता है हमारा भारत स्टेज। पहले देखें कैटेलिक कन्वर्टर की। तो कैटेलिक कन्वर्टर का उपयोग वाहनों से जो निकलने वाला धुआं होता है उस धुएं में से प्रदूषकों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? कैटेलिक कन्वर्टर का उपयोग वाहनों से निकलने वाले धुएं में से प्रदूषकों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कैटेलिक कन्वर्टर में क्या क्या होता है? जैसे हमारे एक तो पैलेडियम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। पैलेडियम क्या करता है? जो हमारे गाड़ियों से धुआं निकलता है उस धुएं में जो हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। कौन? पैलेडियम। आगे हम बात करें दूसरे कन्वर्टर की। दूसरा कन्वर्टर हमारा रोडियम। क्या दूसरा कन्वर्टर कौन सा? रोडियम है। और रोडियम की बात करें हम तो रोडियम क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में बदलने का कार्य करता है। फिर आता है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या करता है? हाइड्रोकार्बन को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करता है। किसमें? हाइड्रोकार्बन को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करता है। कैटेलिक कन्वर्टर जैसे हमारे पैलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम, ये क्या करते हैं? इनको कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, एनऑक्स को N2 गैस में और हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये देखे हमने कैटेलिक कन्वर्टर। ये लेक्चर हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा जानकारी कवर कर रहे हैं। फिर आता है हमारा भारत स्टेज। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत स्टेज मानक अपनाए जाते हैं। क्या होते हैं? वाहनों से होने वाले जो प्रदूषण होते हैं उसको कम करने के लिए भारत स्टेज के मानक अपनाए जाते हैं। 1 अप्रैल 2017 से हमारे पूरे भारत में भारत स्टेज 4 मानक लागू किए गए थे। 1 अप्रैल 2020 से हमारे पूरे भारत में भारत स्टेज 4 की जगह भारत स्टेज 6 के मानक लागू किए गए। ईंधन की बात करें तो भारत स्टेज 4 ईंधन ग्रेड के ईंधन में 50 ppm सल्फर उत्सर्जित होता है, जबकि हमारी जो स्टेज 6 है उसमें हमारे 10 ppm ही जो हमारे सल्फर उत्सर्जित होता है। डीजल की बात करें तो स्टेज 4 6 मानक की जो डीजल कारें हैं उसमें ppm पर्टिकुलेट मैटर 80%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 70%, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड 43% तक कम उत्सर्जित होते हैं। आप स्क्रीन को रोक के इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे कौन सा? पेट्रोल। पेट्रोल में हमारे जो स्टेज 6 है तो स्टेज 6 के मानक की पेट्रोल कार है उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक कम हो गया। अर्थात हमारे जो भारत मानक अपनाया है तो इनको अपनाने की वजह से क्या हो रहा है? हमारा उत्सर्जन कम से कम हो रहा है। जो उपयुक्त मानक है इनके अलावा अच्छी गुणवत्ता का हम ईंधन ले, उच्च कुशलता वाले इंजन ले, पेट्रोल में कम से कम सीसी की मात्रा हो, CNG गैस आदि का उपयोग बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और कौन कौन से उपाय अपनाए गए वो देखें। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अन्य उपाय। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में इससे सहायता मिलती है। यातायात प्रबंधन को प्रभावशाली बना करके यात्रा समय को कम किया जा सकता है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। आगे हम बात करें जनसंख्या नियंत्रित करके भी हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रदूषण और भी है जिनको कम कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से। अब भारत में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे अधिनियम बने थे जिनसे जरिए हम प्रदूषण को कम करते हैं। जैसे हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस तरह बहुत सारे अधिनियम बने थे, उनमें से ये इम्पोर्टेंट वाले। बात करें संविधान में, तो संविधान में भी इनका उल्लेख किया गया है। जिस संविधान में किस किस का उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में 48A है, तो उसमें पर्यावरण को संरक्षित करने की बात की गई। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें मूल कर्तव्य है, जैसे हमारे कुछ चीज़ें जैसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर, वायु एयर प्यूरिफायर राजवायु CPCB है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषण को या वायु प्रदूषण को कम करने के कार्य कर रहे हैं। फिर हम एक बात करते हैं, एक इंडेक्स है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2014 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को तैयार किया गया था। क्या किया गया था, 2014 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को तैयार किया गया था। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की आउटलाइन क्या थी, 1 नंबर 1 रंग 1 वर्णन। इसकी आउटलाइन क्या थी, 1 नंबर 1 रंग और 1 वर्णन था। यह आपने कई बार देखा होगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा IIT कानपुर और अन्य विशेषज्ञ इनके साथ मिलकर तैयार किया गया है। जो ये सूचकांक है वो जो हमारा NAQI है, मतलब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसकी निगरानी कौन करता है, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये दोनों मिलकर इसका कंट्रोल या निगरानी करते हैं। अब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की करने की क्या जरूरत है, तो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता के बारे में आसान भाषा में जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए ऐसी जानकारी जो आम आदमी भी इसको समझ सके, तो इसके लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का बनाया गया है। बड़े शहरों की जो वायु की गुणवत्ता है इसकी जांच करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु की गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों के आधार पर किया जाता है। अर्थात जब वायु के अंदर ये 8 प्रदूषक हों तो उनके आधार पर हम वहाँ की वायु को एक अंक देंगे। एक होता हमारे PM 2.5, क्या होता है PM 2.5, PM10 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा, ओजोन, अमोनिया। तो 8 तत्व हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, वायु की गुणवत्ता का मापन करते हैं कि वायु कितनी शुद्ध है कितनी अशुद्ध है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु की 6 श्रेणियां बनाई गई है। 6 श्रेणियों में पहली श्रेणी आती है हमारी गुड की बात करें तो इसकी श्रेणी हमारी गुड। नंबर की बात करें तो इसमें 0 से 50 तक नंबर दिया जाता है। और रंग की बात करें तो इसका गहरा हरा रंग है। इसमें वायु के कारण जो न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, वायु अशुद्ध है लेकिन इसकी वजह से क्या न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। दूसरी कैटेगरी में संतोषजनक है जिसमें 51 से 100 तक नंबर दिया जाता है। रंग हमारा हल्का आ रहा है, यहाँ पर संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें अंक कौन कितने दिए जाते हैं, 51 से 100 तक। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी मध्यम प्रदूषित या मॉडरेट पोल्यूटेड। तो मध्यम प्रदूषित वाले की बात करें तो इसमें 101 से 200 तक का स्कोर दिया जाता है। पीला कलर इसको दिया जाता है। यहाँ पर श्वसन तंत्र, हृदय जनित रोगों से ग्रसित लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगली कैटेगरी हमारी खराब या पुअर है। इसमें 201 से 300 तक स्कोर दिया जाता है। कैटेगरी में कलर दिया जाता है इसको केसरिया का। यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे आप तो अधिकांश व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अगली कैटेगरी हमारी खराब है, अधिक खराब, जिसको वेरी पुअर कहते हैं। कैटेगरी में हम अंक देंगे तो 301 से 400 तक के अंक देंगे। कलर देखें तो हल्का लाल इसका कलर दिया जाता है। यह लंबे समय तक रहने पर श्वसन तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। क्या श्वसन तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है हमारी चिंताजनक। कौन सी कैटेगरी आती है, चिंताजनक, ये सीवियर, इसमें 401 से अधिक अंक दिए जाते हैं। कलर की बात करते हैं इसमें गहरा लाल कलर दिया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फेफड़े और हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव भी पड़ सकता है इस कैटेगरी में। अगला आता है हमारा वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली। क्या वायु गुणवत्ता और मौसम अनुसंधान पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, जिसे सफर प्रणाली भी कहते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्या सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, जिसे सफर भी कहते हैं, भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके द्वारा 2010 में शुरू की गई एक पहल थी।
बात करें आगे वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली या सफर प्रणाली भारत के बड़े शहरों के स्थान पर विशेष समग्र प्रदूषण स्तर और वायु की गुणवत्ता का मापन करता है। कौन? सफर। आगे बात करें इसके तो हमारे सफर है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, जिसे सफर भी कहते हैं, स्वदेशी रूप से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रो और ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसके द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान भारतीय महाराष्ट्र के पुणे में है। और वायु गुणवत्ता और मौसम अनुसंधान पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, जिसे सफर कहते हैं, इसमें क्या बड़ी LED डिस्प्ले पर इसको लगाया जाता है, जिस पर 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन उस स्थान के रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को 72 घंटे के पूर्वानुमान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है वायु एयर प्यूरिफायर। कई बार आपने दिल्ली में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी जिन मशीनों से क्या है कि हवा और जो भाप निकल रही होती है। तो आपने कई बार ऐसी मशीनें देखी होगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ समय पहले दिल्ली में क्या प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या था? प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ पे क्या वायु एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे। ये विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट होता है। वायु विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट होते हैं, पवन वृद्धि शुद्धिकरण इकाई। तो ये हमारे वायु है। वायु को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर के द्वारा विकसित किया गया है। CSI मतलब हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नीरी का मतलब है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब नीरी। इन दोनों ने मिलकर हमारे वायु प्यूरिफाइंग बनाया है प्यूरिफायर। तो हमारा नीरी क्या है? भारतीय महाराष्ट्र के राज्य के नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर है, वहाँ पर हमारे क्या है? नीरी इंस्टीट्यूट है। वायु प्रणाली में विभिन्न उपकरण और फिल्टर लगाए गए हैं। वायु प्रणाली में क्या होते हैं? विभिन्न उपकरण और फिल्टर लगाए गए हैं जो प्रदूषित वायु को ठोस कण VOC, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सक्रिय कार्बन और UV लैंप की सहायता से हटाने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं? जो हमारे UV लैंप की सहायता से हटाने के कार्य करेंगे इसमें वायु प्रणाली में। इससे क्या हमारी वायु ठीक हो जाती है। जहाँ पे क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा काम आती है। वायु प्रणाली से क्या है, हम 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, अर्थात 500 वर्ग मीटर के एरिया में साफ सुथरी वायु ला सकते हैं थोड़ी देर के अंदर ही। फिर एक राजस्थान की एक नया इनिशिएटिव था राजवायु। राजवायु एक मोबाइल एप्लीकेशन है। राजस्थान सरकार की राजवायु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। राजवायु एप्लीकेशन को राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राजवायु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे तीनों शहर है, तीनों शहर क्या है हमारे पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। तो यहाँ पे क्या हमारा क्या है, AQI मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। राजवायु ऐप में वायु की गुणवत्ता की जानकारी के साथ साथ मौसम की जानकारी भी दी जाती है। क्या क्या? वायु की गुणवत्ता की जानकारी के साथ साथ मौसम की जानकारी भी देंगे इसमें। राजवायु ऐप को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ की सहायता से तैयार किया है। किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से तैयार किया है। तो RSPCB मतलब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये फुल फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं। तो यूनिसेफ भी आप देख सकते हैं। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनिसेफ का मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। IITM मतलब हमारे राष्ट्र भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और जो IIM है ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। बात करते हैं CPCB की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। CPCB की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। CPCB एक वैधानिक संस्था है। क्या? वैधानिक संस्था, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या करती है? प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाली एक शीर्ष संस्था है। अर्थात प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूरे भारत में सबसे टॉप रूप से काम कौन करती है? हमारी CPCB करती है। NAQI मतलब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी। क्या? इसकी निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB
और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर करते हैं। तो हमारे दोनों देख सकते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सब दोनों मिलकर क्या करते हैं, सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों मिलकर क्या करते हैं, एनईक्यूआई का निर्धारण करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वायु प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक के अंदर हम जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा हमारा फास्ट मोड में रहेंगे अभी वीडियो, क्योंकि परीक्षा सर पर है, हम ज़्यादा समय खर्च नहीं कर सकते। तो यदि आपके सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।